स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से चुनाव प्रक्रिया, पारदर्शिता और लोकतंत्र को किस किस्म का खतरा है, जिस वजह से आप इसको वोटबंदी का नाम दे रहे हैं? तो 2003 में जो काम 2 साल में हुआ था वो 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? और बिल्कुल। जिस वक्त ये काम शुरू किया जा रहा है उस वक्त बिहार का चुनाव सर पर है, बाढ़ ऑलरेडी पहले से सर पर बैठी है। जो अमीर लोग हैं उनके पास तो फाइलें होती हैं, जो गरीब हैं वो अपनी जान बचाएं या डॉक्यूमेंट्स बचाएं। सबसे बड़ी चीज, आप आधार को मान नहीं रहे। बिहार में लो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है, सबसे लोवेस्ट है। मतलब 2000 की बात करें तो 3.7% थी और 2007 में भी ये 25% है। जो उस समय का जो मतदाता था उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो वो किसी हालत में वोटर बन ही नहीं सकता। एक तरीके से आप उसका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। सारी एक्सरसाइज क्या इसलिए की जा रही है ताकि महाराष्ट्र एक्सपेरिमेंट को दोहराया जा सके? अगर ऐसा हुआ और मतदाता का वोट कटा तो अराजकता को कोई संभाल नहीं पाएगा, ये बात अपने आप में तय है। पूरे देश में कीजिए, बिना किसी हिल हवाले के कीजिए। लोगों को सुविधा देने के नाम पर लोगों को डराइए मत। लोग मोहब्बत से आए इस चीज में। चुनाव से एकदम पहले ये प्रश्न खड़े करता है, भाई जो 2024 की मतदाता सूची है, अगर उसमें से बड़ी संख्या में वोट कटेंगे तो आप क्या कहिएगा? बिल्कुल यही बात कही जाएगी। इसका मतलब ये है कि उनको जो वोट मिले वो फर्जी थे। अगर इस मतदाता सूची में से नाम कटते हैं तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे नियम बना रहा है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कमीशन के प्रेमाइसेस में सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट आएगा मिलने के, और कोई नहीं आ सकता। क्या इसका मतलब ये चाहते हैं कि अगर पार्टी प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब डायलॉग ना हो पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में? पार्टी प्रेसिडेंट भी आए, पार्टी प्रेसिडेंट के साथ वकील नहीं आएगा जो उनसे जवाब तलब कर सके। बिल्कुल। हाँ। पिछले 10 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, तब से लगभग 1,12,000 किसानों ने पूरे देश में आत्महत्या की। अभी तो 1,12,000 तो सरकारी आंकड़ों में, इससे कई दुगने आंकड़े तो आए नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सीएमओ ने और डीएम ने अपना स्पष्ट कर देते कि ये तो हार्ट अटैक से मरा है, ये तो फलानी चीज से मरा है, ढिमकानी चीज से मरा है। किसान आत्महत्या के नाम पर नहीं मरा है, वो बुखार से मर गया, टीबी था इसको, जब इसकी ऑटोप्सी की गई तो ये निकला इसके यहाँ से। ऐसे करते हैं ये लोग कि किसान को खत्म कर देंगे तो आय अपने आप दुगनी हो जाएगी ना। 6 के 12,000 कर देंगे, आय दुगनी हो गई। किसान का खर्च 3 गुना बढ़ा दिया, किसान की आय तो 2 गुना छोड़िए, किसान की आय तो और कम हो गई। राहुल गांधी जी जैसा एक संत पुरुष आया है राजनीति में, जिन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल ले आया, जिससे किसान की जान कुछ बच रही है। इनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है, हो हल्ला मचाने वाले सारे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, जो पूछते हैं मोदी जी से, अरे मोदी जी आप क्या खाते हैं, आप थकते नहीं हैं? मोदी जी आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? जाए तो आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 90 विदेश यात्राएं पूरी कर ली हैं और 76 देश नाप लिए हैं। मतलब ये रिकॉर्ड है, अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना विदेश यात्रा नहीं किया किसी ने। ये तो विपक्ष के लिए भी गर्व की बात होगी। अब बड़ा देश कोई उनको खाने पे नहीं बुला रहा, बड़ा देश बुलाता है पाकिस्तान के जनरल मुनीर को खाने पे। तो अब क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे देश जाओ, वहां सम्मान पत्र लो। और 193 देशों में से 182 देशों ने उसका समर्थन किया। भारत है कहां पे अब विदेश नीति में? ऐसा कभी नहीं हुआ। आसिम मुनीर ब्लू आइड बॉय हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। ये जो समर्थक हैं, न कुछ पढ़ते हैं न लिखते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे जो आया उसको फॉरवर्ड कर देते। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 12 यात्राएं की अमेरिका की, तो उन्होंने आसिम मुनीर को खाना खिला दिया। अगर इन्होंने कोई 15-15 यात्राएं की होती तो पाकिस्तान के किसी क्लर्क को भी बैठा खाना खिला देते। अभी कुछ अरब डॉलर मिले हैं पाकिस्तान को, 12 यात्राएं की मोदी जी ने। अगर कहीं 16 यात्राएं की होती तो खरबों डॉलर मिल गए होते। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार कुणाल जी। सुरेंद्र जी, बिहार में इलेक्शन होना है कुछ महीनों बाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मतदाता सूची के लिए एक प्रोग्राम चला रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR जिसको बोल रहा है। इसको लेकर के इंडिया अलायंस जो है इसको वोट बंदी का नाम ले रहा है। क्या मेरे दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से चुनाव प्रक्रिया, पारदर्शिता और लोकतंत्र को किस किस्म का खतरा है, जिस वजह से आप इसको वोटबंदी का नाम दे रहे हैं? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। इससे पहले ये जो प्रोग्राम था 2003 में लागू हुआ, चालू हुआ था, और इसको
करने में लगभग 2 साल लगे थे। हम्म, बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं, हम्म, लगभग 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण होना है और गहन पुनरीक्षण होना है। उनसे 11 तरीके के डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है और 25 दिन में ये कार्य पूरा होना है। तो उफ, 2003 में जो काम 2 साल में हुआ था, वो 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? ये प्रश्न वाजिब है या नहीं है? और बिल्कुल। जिस वक्त ये काम शुरू किया जा रहा है, उस वक्त बिहार का चुनाव सर पर है। हम्म, तीसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स मांगने की बात कर रहे हैं, हम्म, आज की डेट में बिहार में चुनाव तो सर पर है, लेकिन बाढ़ ऑलरेडी पहले से सर पर बैठी है। हम्म, जो अमीर लोग हैं उनके पास तो फाइलें होती हैं, जो गरीब हैं वो अपनी जान बचाएं या डॉक्यूमेंट्स बचाएं। जो आदमी जो नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, आदिवासी है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो अपनी जान बचाएगा, अपने मवेशियों की जान बचाएगा, या फिर कागज बचाएगा और या कागजों के चक्कर काटेगा। ये हमारी मुख्य आपत्ति है। हमारी आपत्ति ये है कि आप जो जो चीजें कह रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र की बात आप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, आप आधार को मान नहीं रहे। आप समझिए, जिस आधार से वोटर को लिंक करने की बात कर रहे हैं, उसी आधार को नहीं मान रहे। अब ये चोरी है, डकैती है, छिनैती है, क्या है, ये आप लोग तय करेंगे। नहीं, और आपने, इसके बाद जी जी जी, आपने जो बात कही ना कि ये 24 महीने पहले इन्होंने किया था, ये बात सही है कि जो 2003 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 24 महीने पहले इन्होंने किया था। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि बिहार में लो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है, सबसे लोवेस्ट है। मतलब 2000 की बात करें तो 3.7% थी, और 2007 में भी ये 25% है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उस समय का जो मतदाता था, उसने उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। और सर, अगर आप बर्थ उसको तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो वो किसी हालत में वोटर बन ही नहीं सकता। एक तरीके से आप उसका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि सारी एक्सरसाइज क्या इसलिए की जा रही है ताकि महाराष्ट्र एक्सपेरिमेंट को दोहराया जा सके? देखिए, हमारा आरोप है, सब लोग ये समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ा करके चुनाव जीतने की इन लोगों ने साजिश रची थी। चुनाव आयोग के प्रत्यक्ष परोक्ष या क्या सहयोग था नहीं मालूम, वो जांच का विषय है। उसी तरीके से बिहार में वोटों को काट करके चुनाव जीतने की ये लोग साजिश रच रहे हैं। इस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे, ये बात अपने आप में सच है क्या, कि आप किसी भी तरीके से आप देख लीजिए कि लोकतंत्र में आखिरी मतदाता तक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, वरना तो हम आज की डेट में तमाम चीजों से परेशान हैं, लेकिन कम से कम एक चीज तो होती है कि हाँ, हमारा मतदाता ठप्पा मार के आया, उसका खींच तो निकल जाती है ना। हम्म, ये अगर ऐसा हुआ और मतदाता का वोट कटा, तो अराजकता को कोई संभाल नहीं पाएगा, ये बात अपने आप में तय है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहे हैं आप? बड़ी मजा, आपने तो बता दिया कि एक तो बर्थ सर्टिफिकेट की बात है, दूसरा बताते साहब जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और हमारा नहीं मांग रहे हैं, हम्म। 2003 से जो पहले पैदा हुए हैं, वो अपने माँ बाप का। आप बताओ, अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र। गांव के गांव ऐसे बसे होते हैं जहां हमारे पुश्तैनी मकान है, क्या है किसके पास है? तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट आरोप है कि जो आप करना है, आपको मतदाता गहन पुनरीक्षण करना है, तो हम्म, आप गहन पुनरीक्षण कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पूरे हम्म, देश में कीजिए, बिना किसी हील हवाले के कीजिए। लोगों को सुविधा देने के नाम पर लोगों को डराइए मत। लोग मोहब्बत से आए इस चीज में।
चुनाव से एकदम पहले ये प्रश्न खड़े करता है। और एक बात और, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, 2024 का चुनाव इसी मतदाता सूची पर हुआ था। मान लीजिए इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में वोट कट जाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ये मानेंगे कि वो फर्जी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीते, फर्जी वोटिंग के सहारे वो चुनाव जीते, उनकी सरकार फर्जी है? क्या उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, इस्तीफा दिलाया जाएगा? भाई, जो 2024 की मतदाता सूची है, अगर उसमें से बड़ी संख्या में वोट कटेंगे तो आप क्या कहिएगा? बिल्कुल यही बात कही जाएगी। इसका मतलब अब ये है कि उनको जो वोट मिले वो फर्जी थे, फर्जी थे। तो बड़े स्तर पर। आप एक ये और नरेंद्र मोदी जी अगर इस चीज की जिम्मेवारी लेने के लिए भाजपा, नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग तैयार हो, तो हम अपनी बात पर भी पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। अगर इस मतदाता सूची में से नाम कटते हैं तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। तो फिर तो फर्जी वोटों के सहारे जीते ना। तो भाजपा की और चुनाव आयोग की मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू थोड़ी चलेगा। तो हमारी आपत्तियां मोटी मोटी इस चीज को लेकर के हैं। चुनाव आयोग, हम कल गए भी थे, उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनी हैं। आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, देखिए उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। इस्तीफा तो खैर इस भारत में सबसे आखिरी घटना होगी जब उनके द्वारा दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आपने अभी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है तो मुझे उसमें एक बात और समझ में नहीं आई। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक विरोध करना पड़ेगा विपक्ष को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे नियम बना रहा है जो कि मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहे। जैसे मैंने वो सुना अभिषेक मनु सिंघवी जी को, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कमीशन के प्रेमाइसेस में सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट आएगा मिलने के और कोई नहीं आ सकता। क्या ये सही बात है? इस तरीके का रूल? नहीं, ये तो मैंने कहा ना, अगर अभिषेक मनु सिंघवी जी कानून के, संविधान के और चुनाव के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनकी बातों को दोबारा से सत्यापित करने की मेरी हैसियत नहीं है। वो स्वयं में सत्यापन है। एक बात मैं तो एक कहता हूं कि ये बात, ये तो आप, इसका मतलब क्या है कि आप आम नागरिक को चुनाव आयोग से में जाने से रोक रहे हैं? आपके बाप का हाँ, राज है। चुनाव आयोग में तो बल्कि ये होना चाहिए कि एक कमरा, एक हॉल होना चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आए, वो बैठे आकर के अपनी बात रखे और जाए। मैं आपको कोट करके बताता हूं जो उन्होंने कहा। फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर गिवन रूल्स टू एंटर द ईसी। फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर टोल्ड दैट ओनली पार्टी चीफ्स कैन गो। सच अ रिस्ट्रिक्शन मींस नेसेसरी डायलॉग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ईसी कांट हैपन, सिंघवी सेड। ट्रू, बिल्कुल। तो ये इस इसका तरीके मतलब की ये कि वो चाहते हैं कि इसका मतलब ये चाहते हैं कि अगर पार्टी प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब डायलॉग ना हो पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में। नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट भी आए, पार्टी प्रेसिडेंट के साथ वकील नहीं आएगा जो उनसे बात जवाब तलब समझिए कर ना। सके। बिल्कुल। हाँ भाई, हम्म। पार्टी प्रेसिडेंट चुनाव संविधान का विशेषज्ञ हो, ये जरूरी तो नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो क्या नाम, ड्रेकोनियन लॉ है ना। बिल्कुल। इसको तो आज भाजपा आज बड़ा समर्थन कर रही है, कल भाजपा इसमें परेशान होगी। मैं ये भी बता देता हूं आपसे, ये तो चिंगारी का खेल है, ये तो सबके लिए बुरा है। आग ये थोड़ी तय करती है कि मेरे दामन में लगेगी कि आपके दामन में लगेगी। जब भड़केगी तो सबके दामन में लगेगी, सबको जलाएगी। हाँ, पर उनको लगता है कि वो अनंत अनंत काल तक रहेंगे, शायद इसी बात का ये उनको वो है, शायद इसी वजह से। उनकी हर एक आदमी की ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश जल्दी ही धराशायी होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सुरेन जी, एक खबर और है जिसमें मैंने देखा कि महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया कि 767 किसान जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है सिर्फ 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च में। और एक आंकड़ा और भी है, बड़ा पुष्ट आंकड़ा है, जिसके हिसाब से पिछले 10 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, तब से लगभग 1,12,000 किसानों ने पूरे देश में आत्महत्या की है। सवाल यह है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि जैसी जो योजनाएं हैं, या फिर जो उनके दावे हैं जिनको उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा था कि मैं 2022 तक
किसानों की आय दुगना कर दूंगा, उससे तो बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, और ऊपर से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। विपक्ष देखिए, इसको किस तरीके से देखता है? अरे उनके दावों से ये आंकड़े बिल्कुल मेल खा रहे हैं सर। अभी तो 1,12,000 तो सरकारी आंकड़ों में है, इससे कई दुगने आंकड़े तो आए नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सीएमओ ने और डीएम ने अपना स्पष्ट कर देते हैं कि ये तो हार्ट अटैक से मरा है, ये तो फलानी चीज से मरा है, ढिमकानी चीज से मरा है। किसान आत्महत्या के नाम पर नहीं मरा है वो, बुखार से मर गया, टीबी था इसको, जब इसकी ऑटोप्सी की गई तो ये निकला इसके यहाँ से। ऐसे करते हैं ये लोग। तो आंकड़े तो कहीं ज्यादा हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि किसान को खत्म कर देंगे तो आय अपने आप दुगनी हो जाएगी ना। 6 के 12,000 कर देंगे, आय दुगनी हो गई। ये हम्म। लोग, मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में, यानी किसान के घर में, आज भी फूटी रकाबी है। असलियत नहीं दिखानी इनको, फाइलें दिखानी। इनको ये असलियत नहीं दिखानी है कि 2014 में गेहूं की एमएसपी क्या थी और आज गेहूं की एमएसपी क्या है। कहेंगे 80 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया। अरे भाई, 2014 से लेकर के और 2026 25 तक आपके अगर 11 साल हुए हैं, बैंक में रखा धन जो है वो तिगुना या चौगुना हो जाता है। भाई, 100 रुपए आपने रखे, 5 साल में 200 रुपए हो गए, वो 200 रुपए अगले 5 साल में 400 रुपए हो गए। आप बात समझिए। और आप क्या कर रहे हैं, आपने किसान के खाद की, यानी किसान के खर्च की तो वो है 3 गुना बढ़ा दी। 400 रुपए का कट्टा 1,200 रुपए यूरिया का, 50 किलो की जगह 40 किलो यूरिया। डीएपी हम्म। का दाम कितना बढ़ा दिया। डीजल जो 50 रुपए में था 100 रुपए में है। आप इसको देखिए। पेस्टिसाइड्स के ऊपर 18%, फार्मिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर 18% जीएसटी, जो पहले जीरो थी। किसान का खर्च 3 गुना बढ़ा दिया। किसान की आय तो 2 गुना छोड़िए, किसान की आय तो और कम हो गई। किसान तो डिस्ट्रेस में है। ये तो राहुल गांधी जी जैसा एक संत पुरुष आया है राजनीति में, मैं आपको बताऊं। मैं राजनीति से इतर, किसान के मामले में मैं कांग्रेस भाजपा नहीं करता, अगर कांग्रेस ने भी गलत किए होंगे तो कहूंगा मैं। ये तो राजनीति में, मैं आप ईमानदारी से बताऊं, राहुल गांधी जी जैसा एक संत पुरुष आया है राजनीति में, जिन्होंने जो, क्या नाम, लैंड एक्विजिशन बिल ले आए, जिससे किसान की जान कुछ बच रही है। पहले तो धारा 4 लगाई, सरकारी रेट दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जाओ, सड़क के किनारे की जमीन खत्म। हम्म। आज की डेट में हम्म। बाजार मूल्य का 4 गुना मिलता है, तो कम से कम किसान उस पैसे से अंदर जमीन ले लेता है 2 गुनी। आप बात समझिए। बिल्कुल। और उसमें भी ये लोग 5 काले अध्यादेश लाए थे, जिसको कि कांग्रेस ने 2015 में वापस कराया था। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मार्केटिंग नहीं है, इनके पास पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, इनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है। हो हल्ला मचाने वाले सारे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, जो पूछते हैं मोदी जी से, अरे मोदी जी आप क्या खाते हैं, आप थकते नहीं हैं? मोदी जी आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? नहीं तो वो मोदी हमारे जी। पास है नहीं। हमारे पास कुणाल पाठक है, जो हमसे भी कड़े क्वेश्चन करता मैं कहाँ कड़े पूछ पाता हूँ है। सर, मैं तो साधारण सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो देखिए अभी पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा पर हैं, हाँ, और एक तरीके से देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अब 90 विदेश यात्राएं पूरी कर ली हैं और 76 देश नाप लिए हैं। मतलब ये रिकॉर्ड है, अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना विदेश यात्रा नहीं किया किसी ने। तो ये तो विपक्ष एक के और, लिए भी गर्व की बात होगी। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, एक और आज इसमें वो जुड़ गया है कि हम्म। गाना का हाईएस्ट ऑनर उनको दिया। तो हाँ, घाना। अपने हम्म। लिए इतने ज्यादा सम्मान पत्र इकट्ठा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हो गए हैं। अब बड़ा देश कोई उनको खाने पे नहीं बुला रहा, साला बड़ा देश बुलाता है पाकिस्तान के जनरल मुनीर को खाने पे। ठीक है ना? तो अब क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे देश जाओ, वहां सम्मान पत्र लो। अरे भाई, सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया था हमारे देश का, उसका रिजल्ट क्या आया? किस देश ने पाकिस्तान की मजम्मत की?
कौन सा देश पाकिस्तान के विरोध में हमारे साथ खुल करके खड़ा हुआ? हमने हासिल क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ? पहलगांव के आतंकवादी मारे गए क्या? पाकिस्तानी जो टेरर आर्मी है वो डिसमेंटल हुई क्या? उल्टा हो गया। हमें तो लोग कहते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो गया ऑपरेशन सिंदूर से। यूएनएससी की सीट मिल गई चीफ की। आप एक नहीं, आप देखिए ना, पाकिस्तान टूट रहा था राष्ट्र के रूप में, वैलिडेट हो गया, वहां के सब लोग एक हो गए, उसके बाद यूएनएससी की सीट मिल गई और 193 देशों में से 182 देशों ने उसका समर्थन किया। भारत है कहां पे अब विदेश नीति में? ऐसा कभी नहीं हुआ। 193 में से 182 देशों ने भारत उसका पाकिस्तान का सपोर्ट किया। उसके बाद आसिम मुनीर ब्लू आइड बॉय हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, उसको खाना खिलाया। आप हम तो 70-75 साल का इतिहास जो देखते हैं, आपको अगर याद हो तो किसी पाकिस्तानी जर्नल को पाकिस्तान के अमेरिका के राष्ट्रपति ने खाना खिलाया हो? हमारी तो, मेरी तो याद में नहीं, आपकी में हो तो बताइएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर, अरबों डॉलर की एड मिल गई उसको, ठीक है ना। और आज कहते हैं कि आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान अमेरिका का ही नहीं दुनिया का सबसे विश्वस्त सहयोगी हो गया। ये पाकिस्तान को मिला और हम घाना घाना घूम रहे हैं। नहीं तो आपको गलत फहमी हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा यात्राएं यूएस की ही की हैं अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान। सबसे ज्यादा 12 यात्राएं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं। और ये और प्रधानमंत्री घाना इसलिए नहीं गए, घाना इसलिए गए हैं प्रधानमंत्री, मतलब उनके समर्थक ऐसा बता रहे हैं कि घाना प्रधानमंत्री इसलिए गए ताकि ग्लोबल साउथ को साधा जा सके। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है इसलिए। वो पहले नहीं था। नॉन अलाइंड मूवमेंट में 143 देशों का सरबराह भारत था, वो कुछ नहीं था, ठीक है ना। लुक पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए, वो कुछ नहीं था। कैसी, मतलब ये जो समर्थक हैं, ना कुछ पढ़ते हैं ना लिखते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे जो आया उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 12 यात्राएं की अमेरिका की, तो उन्होंने आसिम मुनीर को खाना खिला दिया। अगर इन्होंने कोई 15-15 यात्राएं की होती तो पाकिस्तान के किसी क्लर्क को भी बैठा खाना खिला देते हो। अभी कुछ है अरब डॉलर मिले हैं पाकिस्तान को, 12 यात्राएं की मोदी जी ने। अगर कहीं 16-16 यात्राएं की होती तो खरबों डॉलर मिल गए होते उसको। ठीक है, थैंक यू सुरेंद्र जी, इस बातचीत के लिए धन्यवाद।